सुबह की नर्म धूप में पुरानी स्कूटी की घरघराहट जैसे किसी अधूरे गीत की धुन बजा रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी, पर उस आवाज में एक आत्मविश्वास छलक रहा था। स्कूटी चला रही थी आर्मी कैप्टन आव्या मेहरा, और पीछे बैठी थी उसकी माँ लता देवी, जिनके चेहरे पर सालों की थकान भी थी और अपनी बेटी पर गर्व भी। दोनों बाजार जा रही थीं घर के लिए कुछ जरूरी सामान लेने। छोटी सी बात थी, मगर उस सफर में माँ बेटी के बीच की वो खामोश समझ जैसे पूरे जीवन का सार कह रही थी। आव्या की बड़ी बहन सिया मेहरा शहर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थीं। शायद इसलिए लता देवी के चेहरे पर गर्व की चमक और भी गहरी थी। दो बेटियां, और दोनों अपनी माँ की इज्जत की पहचान बन चुकी थीं। जैसे ही स्कूटी शहर के बाहरी इलाके में पहुंची, सड़क के किनारे एक पुलिस बैरियर दिखा। लाल बत्ती के नीचे खड़ी जीप पर पैर फैलाए बैठा था इंस्पेक्टर करण राठौड़। घनी मूछें, आंखों में अक्कड़पन और चेहरे पर ऐसा भाव मानो ये सड़क उसी की बपौती हो। सामने दो हवलदार अमित और गोपाल लाठियां पटकते हुए राहगीरों से जबरदस्ती पैसे वसूल रहे थे। किसी से चालान, किसी से धमकी, और बाकी सब डर के मारे चुप। स्कूटी धीरे धीरे पास आई। आव्या ने हल्का ब्रेक लगाया, पर जैसे ही बैरियर पार करने लगी, करण राठौर का गर्जन हवा में गूंजा। ए लड़की, स्कूटी साइड में लगा, बहुत जल्दी है क्या? दिखता नहीं बैरियर है? आव्या ने बिना गुस्सा किए स्कूटी रोकी। उसकी आंखों में भय नहीं, शांति थी। वो बोली, जी साहब, घर के लिए सामान लेने जा रहे हैं, सारे कागज हमारे पास हैं। करण ने होंठ टेढ़े करते हुए हंसी उगली। बहुत समझदार लग रही है। और तेरे पीछे ये बुजुर्ग कौन है? हवलदार अमित ने हंसते हुए कहा, अरे सर, शक्ल देखो इनकी, बहुत शरीफ बनने का नाटक कर रही हैं। गोपाल बोला, सर ये तो दोनों टीम लगती हैं, बुजुर्ग और जवान चोरी में माहिर लग रही हैं। बुढ़िया शब्द लता देवी के लिए किसी चाकू की तरह था, पर उससे भी ज्यादा गहरा जख्म था आव्या के दिल में। उसकी उंगलियां हैंडल पर कस गईं, आंखों में खून उतर आया। उसने धीमे मगर दृढ़ स्वर में कहा, अपनी जुबान संभालिए, ये मेरी माँ है, हमारे पास सारे कागज हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं, पर किसी की इज्जत पर उंगली उठाना पुलिस की शान नहीं, शर्म है। करण का चेहरा लाल पड़ गया। मूंछों पर ताव देते हुए वो बोला, अबे चुप, तेरी जैसी लड़की हमें कानून सिखाएगी? हमें अच्छी तरह पता है कौन शरीफ है और कौन नहीं। वो आगे बढ़ा और बोला, निकाल कागज जल्दी। लता देवी ने बेटी का हाथ पकड़कर कहा, चल बेटा, छोड़ दे, कौन बहस करे इनसे। पर आव्या की आवाज अब कांप नहीं रही थी। नहीं माँ, आज नहीं। आज अगर हम चुप रहे तो कल किसी और की माँ का अपमान होगा। उसकी आवाज इतनी गूंजदार थी कि भीड़ का सन्नाटा टूट गया। सड़क पर खड़े लोगों की निगाहें अब आव्या पर टिक गईं। कोई पुलिस वाले से डर रहा था, कोई इस लड़की की हिम्मत देखकर दंग था। इंस्पेक्टर करण ने फिर व्यंग किया, बहुत जबान चल रही है, क्या करेगी तू? रिपोर्ट लिखवाएगी मेरे खिलाफ? जाओ, दिखा दो अपनी यूनिफॉर्म की ताकत। आव्या ने धीरे से कहा, ताकत यूनिफॉर्म में नहीं होती, इंसानियत में होती है, और आज मैं वही ताकत तुम्हें दिखाऊंगी। इसकी ये बहुत हवा में जैसे बिजली बनकर दौड़ गई। करण ने एक पल को ठिठका, पर उसके अहंकार ने उसे और अंधा बना दिया। उस पल कोई नहीं जानता था कि यह झगड़ा सिर्फ एक स्कूटी, एक चालान या कुछ पैसों का नहीं था। यह सम्मान और व्यवस्था की लड़ाई थी, जहां एक बेटी अपनी मां के लिए खड़ी थी और पूरा शहर देख रहा था कि सच की आवाज कैसे उठती है। आव्या ने स्कूटी की डिग्गी खोली और लाइसेंस और सारे कागज निकालकर इंस्पेक्टर करण राठौर की ओर बढ़ाए। करण ने उन कागजों को बिना देखे ही हवा में उछाल दिया। कागज हवा में तितलियों की तरह बिखर गए और उसकी गुर्राहट सड़क पर गूंज उठी। अब मूर्ख लड़की, हमें उल्लू बना रही है नकली कागज दिखा के? सोच रही है ऐसे ही निकल जाएगी? हमसे चालाकी कर रही है तू? आव्या की भौहें तन गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, सर, अगर आपको चालान काटना है तो काट लीजिए, लेकिन इस तरह से बदतमीजी मत कीजिए। सुबह से आप हमारे पीछे पड़े हैं, बस अब खत्म कीजिए, हम चालान भर देंगे। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि करण राठौड़ आगे बढ़ा और बिना एक पल के झिझक के उसने आव्या के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। धड़ाम! वो आवाज पूरे चंदनपुर की सड़क पर गूंज गई। भीड़ का शोर एक पल में खामोश हो गया। हवा तक थम गई थी। आव्या का सर झटका खाकर साइड में झुका। उसकी आंखों में पानी भर आया, पर वो गिरा नहीं। वो वही कैप्टन थी जिसने सीमा पर गोलियों का सामना किया था, पर आज अपने ही देश की वर्दी पहने गुंडों के सामने खड़ी थी। पीछे बैठी लता देवी चीख पड़ी, अरे भगवान, मेरी बच्ची को क्यों मारा? डरते नहीं ऊपर वाले से? करण ने पलट कर झल्लाते हुए उन्हें धक्का दिया। चुप रह बुढ़िया, ज्यादा बोलेगी तो तेरे पे दांत तोड़ दूंगा।
हवलदार अमित और गोपाल हंसते हुए बोले, हाँ सर, बहुत तेज बन रही थी ना, देखो सारा जोश निकल गया। अब आव्या का खून खौल उठा। उसका हाथ उठा जैसे थप्पड़ का जवाब देने ही वाला था, पर बीच में रुक गया। वो जानती थी अगर उसने एक कदम भी गलत उठाया तो ये लोग उसे अपराधी बना देंगे। उसकी आंखें अब लाल आग बन चुकी थीं। गाल पर पड़े थप्पड़ का निशान धधक रहा था, पर उसके होंठ बंद थे, जैसे ज्वालामुखी फटने से पहले की शांति। करण ने चिल्लाकर कहा, अबे पकड़ो इन दोनों को, ठूस दो गाड़ी में, थाने ले चलो, अब इन्हें दिखाते हैं असली पुलिस की ताकत। गुंडों की तरह अमित और गोपाल ने मां बेटी को धक्का दिया, उन्हें जीप में ठूंस दिया। सड़क पर तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा हो गई थी। कुछ लोगों ने मोबाइल निकाले, वीडियो बना रहे थे, पर कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। भीड़ के बीच एक नौजवान लड़का, सामान्य सा दिखने वाला, शांत पर साहसी, पूरा दृश्य रिकॉर्ड कर रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये वीडियो आने वाले दिनों में पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ एक तूफान बन जाएगा। जीप के अंदर आव्या ने अपनी मां को सीने से लगाया हुआ था। लता देवी का शरीर कांप रहा था। वो रोते हुए बार बार बेटी का चेहरा छूती। बिटिया, ये लोग हमें कहाँ ले जा रहे हैं? उनकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे और हर आंसू उस थप्पड़ के निशान को जैसे धोने की कोशिश कर रहा था। आव्या की आंखें अब आसमान की ओर थीं, जैसे किसी मौन प्रतिज्ञा में लगी हों। चेहरे पर खामोशी थी, लेकिन भीतर आग जल चुकी थी। वो जानती थी अब यह अपमान चुपचाप नहीं सहा जाएगा। थाने पहुंचते ही करण राठौर ने मूंछों पर ताव दिया, अबे हवालात में ठूस दो इन दोनों को, सुबह तक सारी अकड़ निकाल देंगे, फिर दिखाऊंगा इनकी औकात। हवलदारों ने मां बेटी को घसीटकर एक बदबूदार कोठरी में फेंक दिया। लोहे का दरवाजा बंद होते ही उस अंधेरे कमरे में उनकी सिसकियों की गूंज गूंजने लगी। बाहर रात गहरी हो रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी अंधेरे के बाहर एक ऐसा तूफान तैयार हो रहा था जो इस थाने की नींव हिला देगा। कोठरी में लता देवी ने कांपते हुए कहा, बिटिया, ये लोग हमें कहां बंद कर दिए, अब क्या होगा? आव्या ने मां को कसकर गले लगाया। उसकी आंखों में भी नमी थी, लेकिन आवाज में फौलाद था। मां, अब जो होगा वो इन्हें समझा देगा कि किसी औरत के सम्मान से खेलने की कीमत क्या होती है। उसकी आंखें अब अंधेरे में नहीं, इंसाफ की लौ में चमक रही थीं। थाने की अंधेरी कोठरी में मच्छरों की भिनभिनाहट और सीलन की बदबू घुली हुई थी। दीवारों से टपकते पानी की बूंदें जैसे किसी डरावने ताल की तरह गूंज रही थीं। आव्या ने अपनी मां लता देवी का सिर गोद में रखा हुआ था। मां, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, उसने फुसफुसा कर कहा। बस थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। थाने के बरामदे में एक चाय वाला लड़का आया, वही जो अक्सर डीएम ऑफिस में भी चाय लेकर जाया करता था। उसने कोठरी के अंदर झांका और देखते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अरे, ये तो आर्मी वाली मैडम है, डीएम साहिबा की छोटी बहन। उसका गला सूख गया, हाथ कांपने लगे। लेकिन इंस्पेक्टर करण राठौड़ का खौफ इतना गहरा था कि वो कुछ बोले बिना चुपचाप वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद एक सब इंस्पेक्टर शराब के नशे में धुत, हाथ में बोतल लहराते हुए हवालात के पास आया। उसकी चाल डगमगा रही थी और आवाज नशे से भरी हुई थी। वह कौन हो तुम दोनों? बड़ी बीवी बनने का शौक है क्या? नाम बताओ, असली नाम बताओ। आव्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आग थी, पर होठों पर खामोशी। वो दरोगा उसके पास झुका, कुछ गंदी बातें बड़बड़ा कर रहा, फिर लड़खड़ाते हुए चला गया। धीरे धीरे रात गहराने लगी। हवालात की दीवारें जैसे सिमटती जा रही थीं। मच्छर, बदबू और दम घोंटू हवा। लता देवी को अस्थमा था, उनकी सांसें उखड़ने लगीं। वो जोर जोर से खांसने लगीं, बदन कांपने लगा। आव्या घबरा गई। वो दरवाजा पीटने लगी। कोई है? दरवाजा खोलो, मेरी माँ की तबीयत खराब है, प्लीज किसी डॉक्टर को बुलाओ। वो चीखती रही बार बार, पर बाहर से एक रूखी आवाज आई, अबे चुपचाप पड़ी रह, ड्रामा मत कर, सुबह से पहले कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। वो आवाज जैसे जंजीर बन गई। आव्या ने माँ को सीने से लगाया, उनकी पीठ सहलाती रही। लता देवी की सांसें फटी हुई थीं और आव्या के आंसू उनके बालों में गुम हो गए। वो सारी रात वहीं बैठी रही, अपनी माँ का सिर गोद में लिए। आंखें लाल हो चुकी थीं, नींद नहीं, सिर्फ बेबसी और दर्द से। सुबह की धूप बाहर फैल चुकी थी, लेकिन अंदर की कोठरी में अब भी अंधेरा था। किसी को अब तक खबर नहीं थी कि एक आर्मी ऑफिसर और डीएम की मां को रात भर एक सड़ी हुई कोठरी में बंद रखा गया है। दूसरी ओर जिले के प्रशासनिक भवन में सुबह सुबह अफरा तफरी मच गई। डीएम सिया मेहरा अपनी मां और बहन से संपर्क करने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन दोनों के फोन बंद थे। उन्होंने ड्राइवर को घर भेजा। वहां से खबर आई कि वे सुबह से ही बाजार गई हैं और अब तक लौटी नहीं है। सिया का दिल बैठ गया।
चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आईं। तभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो धमाके की तरह फैलने लगा। किसी ने रात में ही वो वीडियो अपलोड कर दिया था। पुलिस की गुंडागर्दी, महिला आर्मी ऑफिसर और उसकी मां को सरेआम पीटा गया। वीडियो में थप्पड़, धक्का और चीखें सब साफ सुनाई दे रही थीं। लोगों के कमेंट से इंटरनेट जल उठा। यह कैसा कानून है? अगर डीएम की बहन के साथ ये हो सकता है तो आम औरतों का क्या होगा? वो वीडियो देखते देखते व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और ट्विटर पर आग की तरह फैल गया। हर जगह एक ही नाम गूंज रहा था, आव्या मेहरा। वही वीडियो आखिरकार डीएम सिया मेहरा के पीए विकास के फोन तक पहुंचा। उसने वीडियो चलाया और उसका चेहरा उड़ गया। उसने कांपते हाथों से डीएम मैडम के कैबिन का दरवाजा खटखटाया। सिया मैडम उस समय मीटिंग में थी। उन्होंने इशारे से उसे रुकने को कहा, लेकिन विकास की आंखों में जो डर था उसे देखकर उन्होंने मीटिंग रोक दी और पूछा, क्या हुआ विकास, सब ठीक है? विकास की आवाज कांप रही थी। मैडम, एक वीडियो है, आप खुद देख लीजिए। सिया ने फोन लिया, वीडियो चलाया। स्क्रीन पर भीड़, पुलिस की आवाज और फिर वो एक थप्पड़। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता गया उनके चेहरे का रंग उड़ता गया। पहले हैरानी, फिर गुस्सा और फिर वो खामोशी जो तूफान से पहले आती है। उन्होंने फोन को धीरे से नीचे रखा और कहा, करण राठौड़। आवाज इतनी धीमी थी कि किसी ने ठीक से सुना नहीं, लेकिन कमरे का तापमान कुछ सेकंड में ठंडा पड़ गया। उनकी आंखों में अब सिर्फ एक चीज थी, न्याय नहीं, प्रतिशोध। जब सिया ने वीडियो देखा और उसी पल उसने अपनी बहन को उस थप्पड़ मारते हुए इंस्पेक्टर करण राठौड़ को देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। फोन उसके हाथ में से छूटने बचा। उसकी मां, वही प्यारी मां जिसके सामने सिया ने कभी तेज आवाज नहीं उठाई थी, सड़क पर गिड़गिड़ा रही थी। और उसकी छोटी बहन, देश की शान, आज बेबस होकर खड़ी थी। सिया की आंखों में आंसू खर आए, पर उसने खुद को तुरंत संभाल लिया। वो एक डीएम थी, अभी भावनाओं में बहने का कोई अधिकार नहीं था, पर भीतर की बेटी और बहन चीख रही थी और साथ ही उसके भीतर अफसर की आग भी सुलग उठी थी। उसने दांत कस लिए, सांसें तेज हो गईं। मीटिंग में मौजूद सभी अफसरों से कह दिया, ये मीटिंग यहीं खत्म मानी जाए, आप सब जा सकते हैं। सभी चले जाने के बाद उसने अपने पीएस से कहा, विकास, पता लगाओ ये किस थाने का मामला है और मेरी माँ बेटी अभी कहाँ है। मुझे हर 1 मिनट की रिपोर्ट चाहिए। उसकी आवाज़ में जो ठंडक और गुस्ताख तेजी थी उसे सुनकर पीए कांपने लगा। वो समझ चुका था कि आज शहर में एक ऐसा तूफान उठने वाला है जो कई वर्दियां और कुर्सियों को उड़ा देगा। रात थाने के भीतर किसी भयानक सपने की तरह गुजरी थी। सुबह की पहली किरण जब हवालात की जाली से छन कर आई तो साथ में उम्मीद नहीं बल्कि और भी अधिक बेबसी लाई। लता देवी की हालत बिगड़ी हुई थी, उनकी सांस फूल रही थी और वे लगभग बेहोश सी थीं। आव्या ने उनका सिर अपने घुटनों पर रखा हुआ था। उसकी आंखें सूजी और लाल थीं। रात की मिन्नतों के बावजूद किसी ने उन्हें एक गिलास पानी तक नहीं दिया था। एक सिपाही को पास से गुजरते देखकर आव्या ने फिर हिम्मत जुटाई। भाई साहब, प्लीज एक बार डॉक्टर बुला दीजिए, माँ की हालत बहुत खराब है। पर सिपाही ने नफरत भरी नजर से देखा और कहा, हम अपराधियों के लिए डॉक्टर नहीं बुलवाते, मर जाए तो एक गिनती कम होगी। ये शब्द आव्या के दिल में जैसे जहरीला खंजर बनकर उतरे। उसे लगा मानो किसी ने उसकी आत्मा पर वार किया हो। फिर भी उसने चुप्पी साध ली। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक ठंडा फौजी गुस्सा था, ज्वालामुखी की तरह फूटने को तैयार। इसी बीच थाने के बाहर का माहौल बदलने लगा। जो वीडियो रात में रिकॉर्ड हुआ था अब वो सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रहा, पूरे राज्य में फैल गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग क्रोधित कमेंट कर रहे थे, क्या यही सिस्टम का असली चेहरा है? अगर डीएम की फैमिली के साथ ये हो सकता है तो आम आदमी का क्या होगा? मीडिया चैनल्स के रिपोर्टर्स की गाड़ियां थाने के बाहर आकर जुट गईं। कैमरे लगातार हर हरकत को बाहर से कैद कर रहे थे। किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं मिल रही थी, पर आवाजें सड़क पर इतनी तेज थीं कि दीवारों के अंदर सुनाई दे रही थीं। इंस्पेक्टर करण राठौड़ इस सबसे बेखबर अपने ऑफिस में चाय की चुस्कियां ले रहा था। उसे लगा कि उसने 2 आवारा औरतों को सबक सिखाकर बड़ा काम कर दिया है। तभी उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, एसएसपी साहब। करण अकड़कर फोन उठाने लगा। जैन सर। दूसरी तरफ एसएसपी की आवाज घबराई और गुस्से से भरी थी। करण, बीती रात तुम्हारे थाने में कोई खास गिरफ्तारी हुई है? रिपोर्ट क्या है? करण ने दिलेरी से कहा। हाँ सर, 2 औरतें पकड़ी थीं, स्कूटी पर नाटकीयता कर रही थीं। शक के बाद हवालात में डाल दिया, सुबह तक सारी अकड़ निकल जाएगी। एसएसपी की आवाज अब दहाड़ बनकर आई। तुमने क्या कर दिया? वो 2 औरतें कोई और नहीं, ये जिले की डीएम सिया मेहरा की मां और उनकी आर्मी ऑफिसर बहन है। और वो वीडियो पूरे देश में घूम रहा है, मुख्यमंत्री तक बात जा चुकी है। तुमने डीएम की फैमिली को हवालात में डाला और उनके साथ बदसलूकी की, थप्पड़ मारा, किस अधिकार से? करण का फोन उसके हाथ से छूट सा गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने उसका सारा खून सुखा लिया हो। वो लड़खड़ाती आवाज में बोला, सर हमें पता नहीं था, उन्होंने बताया ही नहीं, हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। एसएसपी चीख पड़ा, तुम्हें जवाब देना होगा, मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी तक।
अभी इन्हें बाहर निकालो, और अगर इन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। फोन कटते ही करण की दुनिया खंडित होकर गिर पड़ी। वो पागलों की तरह अपनी कुर्सी से उठा और हवालात की ओर दौड़ा। चाबी लाओ, उसने आवाज लगाई, और उसी एक शब्द में उसकी सारी हवा निकल चुकी थी। जल्दी खोलो दरवाजा। इंस्पेक्टर करण राठौर की चीख थाने की दीवारों से टकराई। सिपाही घबराते हुए चाबी लेकर दौड़ा और कांपते हाथों से हवालात का ताला खोला। दरवाजा खुलते ही करण के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अंदर का मंजर देखकर उसकी रूह कांप उठी। आव्या नीचे जमीन पर बैठी थी। उसकी गोद में उसकी मां लता देवी बेहोश पड़ी थीं। उनकी सांसें बहुत धीमी चल रही थीं। करण घबराकर अंदर भागा, हाथ जोड़कर बोला, मैडम प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमें सच में नहीं पता था कि आप कौन हैं। आपने बताया क्यों नहीं? आव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी मां की नब्ज टटोली, बेहद कमजोर। फिर उसने करण की ओर देखा। उसकी निगाहों में इतनी आग थी कि करण जैसे पत्थर का बन गया। एम्बुलेंस बुलाओ, तुरंत। उसकी आवाज में अब एक फौजी का आदेश था, डर नहीं। करण ने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया और एम्बुलेंस को फोन लगाया। कुछ ही मिनटों में सायरन की आवाज गूंजी। लता देवी को स्ट्रेचर पर लिटाया गया। आव्या भी उनके साथ एम्बुलेंस में बैठ गई। जैसे ही एम्बुलेंस थाने के गेट से बाहर निकली, मीडिया ने उन्हें घेर लिया। कैमरों की फ्लैशें आंखों में चुभ रही थी। सवालों की बौछार होने लगी। मैडम, क्या यह सच है कि पुलिस ने आपको मारा? क्या आप जानबूझकर अपनी पहचान छिपा रही थीं? क्या आप दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी? आव्या की नजरें बस अपनी मां पर थीं। उसने धीमे से कहा, पहले इन्हें अस्पताल ले चलिए, बाकी बातें बाद में। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें सीधे आईसीयू में भर्ती किया। रिपोर्ट आई, गंभीर अस्थमा अटैक, घुटन और मानसिक आघात के कारण हालत नाजुक है। ये सुनते ही अब तक पत्थर बनी हुई आव्या टूट गई। वो अस्पताल के कॉरिडोर में एक बेंच पर बैठी थी। चेहरे पर दर्द और आंखों में टूटा हुआ गर्व था। तभी दरवाजा खुला। डीएम सिया मेहरा तेज कदमों से अंदर आई। जैसे ही उन्होंने अपनी बहन को देखा, दौड़कर उसे गले लगा लिया। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपटकर रोने लगी। आफिया, ये सब कैसे हुआ? तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? सिया ने कांपती आवाज में पूछा। आव्या ने रोते हुए कहा, दीदी, उन्होंने हमारा फोन छीन लिया था, और माँ को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सिया ने अपनी बहन के आंसू पोंछे। आंखों में अब कोई नरमी नहीं थी। कुछ नहीं होगा माँ को, लेकिन जिन्होंने ये किया है ना, अब उन्हें भी कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा अब शुरू होने वाली है। कुछ ही देर में अस्पताल की लॉबी अफसरों से भर गई। एएसपी, डीआईजी, एसपी सभी हाथ जोड़कर खड़े थे। एसपी बोला, मैडम, हम बेहद शर्मिंदा हैं। आपकी पहचान ना जान पाना हमारी बहुत बड़ी गलती थी। इंस्पेक्टर करण राठौर, दरोगा और दोनों हवलदारों को निलंबित कर दिया गया है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सिया ने धीरे धीरे उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं, लावा दहक रहा था। वो बोली, एसएसपी साहब, ये गलती नहीं, गुनाह है, और अगर पहचान जानकर इज्जत देना आपके सिस्टम की आदत है तो ये सिस्टम नहीं, गुलामी है। मेरी बहन ने अपनी पहचान इसलिए नहीं बताई थी ताकि वो देख सके कि आप एक आम इंसान के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और आज हमने देख लिया। मारपीट, अपमान और एक बूढ़ी मां को मौत के मुंह में धकेल देना। पूरा कमरा सन्न रह गया। एएसपी ने सिर झुका लिया। मैडम, हमें माफ कर दीजिए। सिया की आवाज और ठंडी हो गई। माफी से मेरी मां ठीक नहीं होंगी। अब सुधार तब होगा जब आप समझेंगे कि पुलिस की ताकत वर्दी में नहीं, इंसानियत में होती है। तभी डॉक्टर आया। मैडम, अब हालत स्थिर है, लेकिन कुछ दिन आईसीयू में रहना पड़ेगा। दोनों बहनों ने राहत की सांस ली। शाम तक डीएम ऑफिस में एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। मंच पर सिया मेहरा खुद आई। फ्लैश की रोशनी में उनका चेहरा शांत था, पर आवाज में तूफान था। हाँ, ये सच है कि कल रात मेरी माँ और मेरी बहन के साथ पुलिस ने बदसलूकी की, लेकिन ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है। ये इस जिले के हर आम नागरिक की कहानी है जो रोज थानों में अपमान झेलता है। इसलिए आज मैं सिर्फ कुछ पुलिस वालों के खिलाफ नहीं, बल्कि इस सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ जंग का ऐलान करती हूँ। अब से हर थाने में संवेदनशीलता और इंसानियत की ट्रेनिंग होगी। आचक निरीक्षण होगा, और जहां भी ऐसी शिकायत मिली, सिर्फ निलंबन नहीं, सीधी बर्खास्तगी होगी। कमरे में तालियों की आवाज गूंज उठी, लेकिन बाहर को चेहरे थे जिन पर जलन थी। कुछ अफसर,
कुछ नेता जिन्हें ये इंसाफ अपनी कुर्सियों के लिए खतरा लग रहा था। अगले कुछ दिनों में सिया के खिलाफ झूठी शिकायतें, दबाव, ट्रांसफर की अफवाहें और राजनीतिक चालें फैलने लगी। लेकिन अब ये लड़ाई सिर्फ एक डीएम की नहीं थी, ये दो बहनों की थी। एक कानून से लड़ रही थी और दूसरी अपनी मां की सांसों से प्रार्थना कर रही थी। अस्पताल की आईसीयू में हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी। मशीनों की धीमी बीप बीप के बीच लता देवी लेटी थीं, चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क, पर सांसें अब स्थिर। उनके पास बैठी आव्या और सिया एक दूसरे को देख रही थीं, बिना शब्दों के, पर एक वादा लिए हुए। बीते 24 घंटे ने उनकी जिंदगी की परिभाषा बदल दी थी। एक बेटी जो पूरे जिले की मालिक थी, आज खुद को बेबस महसूस कर रही थी, और दूसरी जो सीमा पर गोलियों से नहीं डरती थी, वो अपनी मां की हालत देखकर अंदर से टूटी हुई थी। सिया का फोन लगातार बज रहा था। मुख्यमंत्री कार्यालय, मानव अधिकार आयोग, हर बड़े संस्थान से कॉल्स आ रहे थे, पर उसने किसी का जवाब नहीं दिया। बस एक बात बोली, पहले मेरी मां ठीक हो जाए, फिर बात करेंगे न्याय की। बाहर शहर में भीड़ नारे लगा रही थी, हम डीएम के साथ हैं, पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी। मीडिया में बहसें चल रही थीं। कुछ पत्रकार इसे एक साहसी कदम बता रहे थे और कुछ कह रहे थे, ये तो सिर्फ एक औरत का गुस्सा नहीं, एक युग का आरंभ है। सिया मेहरा के सुधार अभियान को ड्रामा कहने वाले अब खुलकर सामने आ चुके थे। शहर का दबंग विधायक बलवंत राय, जिसकी गैरकानूनी गतिविधियों पर इंस्पेक्टर करण राठौर जैसे लोग बरसों से पर्दा डालते आए थे, प्रेस में आकर बोला, ये सब एक सोची समझी नौटंकी है। अफसरशाही अब नाटक करके जनता को बेवकूफ बना रही है। हम गृह मंत्रालय से इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे। राजनैतिक गलियारों में हलचल मच गई। अब ये मामला प्रशासनिक नहीं, राजनैतिक हो चुका था। राजधानी में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा, अगर हर अधिकारी सिया मेहरा की तरह आम जिल्ही बनकर सिस्टम की पोल खोलेगा तो फिर सिस्टम चलाएगा कौन? पर वहीं बैठे कुछ ईमानदार अफसरों ने चुप्पी तोड़ी। अगर डीएम मैडम ने यह कदम नहीं उठाया होता तो थानों में चल रही अंधेरगर्दी कभी सामने नहीं आती। इधर करण राठौर, शराबी दरोगा और दोनों हवलदारों को निलंबित कर दिया गया था, पर साजिशें अब पर्दे के पीछे रची जा रही थीं। रात को जब सिया अस्पताल से बाहर निकली, मीडिया ने उसे घेर लिया। मैडम, क्या आपका ट्रांसफर होने वाला है? क्या आपको किसी से धमकी मिली है? सिया रुक गई। कैमरों की रोशनी में उसकी आंखें चमक उठी। वो बोली, मुझे न पद की चिंता है न ट्रांसफर की। अगर मेरे ट्रांसफर से सिस्टम सुधरता है तो मैं 10 बार ट्रांसफर झेलने को तैयार हूं, लेकिन मेरी मां जैसी हर मां को इंसाफ मिलना चाहिए। उस रात सिया अपने सरकारी बंगले नहीं गई, वो सीधा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम पहुंची। सभी अधिकारी थक कर जा चुके थे, पर सिया की आंखों में नींद नहीं, आग थी। उसने अपनी आईटी टीम को बुलाया। मुझे जिले के हर थाने की पिछले 6 महीने की रिपोर्ट चाहिए। कितनी शिकायतें दर्ज नहीं हुई, कितनों को थाने में धमकाया गया और किन जगहों पर मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ, हर डिटेल चाहिए आज रात। टीम काम में जुट गई। सैकड़ों फाइलें खुलीं, कंप्यूटर डेटा खंगाला गया और सिया ने रात भर खुद हर रिपोर्ट पढ़ी। सुबह तक उसके सामने एक डरावनी तस्वीर थी। 12 ऐसे थाने जहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और उत्पीड़न था। सुबह 9 बजे उसने सभी थाना इंचार्जों की आपातकालीन वीडियो मीटिंग बुलाई। स्क्रीन पर आने से पहले उसने आईने में खुद को देखा। आंखों के नीचे काले घेरे थे, पर उनमें एक अजीब तेज था, जैसे न्याय खुद उसकी आंखों से बोल रहा हो। आप सब जानते हैं मेरे साथ क्या हुआ, पर वो मेरा निजी अपमान नहीं था, वो उस सिस्टम का असली चेहरा था जिसे आप सब चलाते हैं। आज से हर थाने को अपनी शिकायतों का रिकॉर्ड सार्वजनिक करना होगा। हर 15 दिन में जन सुनवाई होगी, जहां मैं खुद मौजूद रहूंगी। स्क्रीन पर कुछ अधिकारी असहज हो उठे। एक ने कहा, मैडम, इससे हमारे कर्मचारियों का मनोबल टूट जाएगा। सिया की नजरें तलवार बन गई। अगर अन्याय करने से मनोबल बनता है तो ऐसे मनोबल का टूटना ही बेहतर है। उसने एक और आदेश दिया, अब से हर थाने की सीसीटीवी फीड सीधे डीएम और एसपी ऑफिस से जुड़ी रहेगी। हर शिकायतकर्ता के आने जाने का रिकॉर्ड रहेगा। अगर किसी को बिना कारण 1 घंटे से ज्यादा थाने में बिठाया गया तो संबंधित अधिकारी पर सीधी कार्रवाई होगी। ये एक प्रशासनिक क्रांति की शुरुआत थी। पूरे प्रदेश में इसकी गूंज सुनाई देने लगी। लेकिन जैसे हर क्रांति के साथ होता है, सुधार के रास्ते कभी आसान नहीं होते। राजधानी से आदेश आया, डीएम सिया मेहरा का तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर। कारण लिखा गया, डीएम की व्यक्तिगत गतिविधियों से प्रशासन की छवि को नुकसान पहुंचा है। जैसे ही ये खबर बाहर आई,
पूरा जिला उबल पड़ा। व्यापारी, शिक्षक, छात्र, किसान, हर वर्ग सड़क पर उतर आया। नारे गूंजने लगे, ट्रांसफर नहीं, सम्मान दो, सिया मेहरा जिंदाबाद। सोशल मीडिया पर #बी लाइक सिया ट्रेंड करने लगा। उसी समय अस्पताल से खबर आई, लता देवी को होश आ गया है। आव्या और सिया दौड़ती हुई मां के पास पहुंची। लता देवी ने कमजोर आवाज में कहा, बिटिया मुझे तो लगा था तुम दोनों। सिया ने उनका हाथ थाम लिया। मां, कुछ नहीं होगा, हमने जो शुरू किया है वो अब रुकेगा नहीं। लता देवी मुस्कुराई, तुम दोनों वही कर रही हो जो असली बेटियां करती हैं, मां का नहीं समाज का सम्मान बचा रही हो। उस एक वाक्य ने दोनों बहनों को फिर से मजबूत बना दिया। आईसीयू की नीली रोशनी में तीनों के चेहरे चमक रहे थे। थकान थी पर उनमें उम्मीद थी। बाहर भीड़ नारे लगा रही थी, भीतर एक मां अपनी बेटियों को आशीर्वाद दे रही थी। और उस रात चंदनपुर में एक नया इतिहास लिखा जा रहा था, जहां एक थप्पड़ से शुरू हुई कहानी एक पूरे सिस्टम की जागरूकता